अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो है हमारा आज लास्ट लेक्चर एक रह गया था जिसमें दो टॉपिक्स हम लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे। एक तो है जी इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान में जी जो है हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो है जी चॉइस ऑफ कैपिटल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, unfair boundary distribution, division of military assets, division of financial assets, economic problems, issue of national language, electricity problem, Kashmir dispute, canal water dispute and constitutional problem। जी अब जो है लास्ट टॉपिक ऑब्वियसली हमने जो है 47 तक जो है वो सारा अपना कंप्लीट कर लिया था। उसमें मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने लाहौर रेजोल्यूशन पढ़ी, इसके बाद इसका मैंने क्रिप्स मिशन का बताया, 3 जून प्लान का बताया, और फिर उस प्लान के तहत जो है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो बन गया था। ठीक है, अब जब न्यूली बॉर्न स्टेट थी तो कुछ उसकी इनिशियल प्रॉब्लम्स थी, कुछ डिवीजन ऑफ एसेट्स की प्रॉब्लम्स थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो अगर आपको इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान आए क्वेश्चन या आपको डिवीजन ऑफ एसेट्स का क्वेश्चन आए तो आपने इसको ही अटैम्प्ट जो है वो करना है, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, उसके इंट्रोडक्शन जो है सबसे पहले हम लोग करेंगे जी। इंट्रोडक्शन में जो है पाकिस्तान वो जी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 14 अगस्त 1947। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को जो है वो बना था जी। उसके बाद जो है जी सून आफ्टर इट्स इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान फेस्ड नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स, और पाकिस्तान को जो है वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट के फ़ौरन बाद जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ी, और जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स थी वो उसके डिस्प्यूट विद इंडिया थे। ठीक है, मोस्टली प्रॉब्लम्स जो है वो उनकी क्रिएट कहाँ हो रही थी, इंडिया के साथ हो रही थी। इंडिया के साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, लाइक असेसमेंट्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। देखिए मैंने आपको 3 जून प्लान में पहले ही बताया था कि 3 जून प्लान में क्या उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वो मुस्लिम्स को दे दिए जाएंगे। ठीक है, और जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वो हिंदूज़ को दे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो 542 प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, वो अपने फ़ैसला खुद करेंगी कि वेदर द एनेक्स विद पाकिस्तान, उन्होंने अपनी एनेक्सेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ करनी है या इंडिया के साथ करनी है। लेकिन उसके लिए उनको अपनी जोग्राफिकल लोकेशन को देखना पड़ेगा और अपनी जो है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल देखने पड़ेंगे कि वेदर दे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। सो ये सारी चीज़ें 2-3 फैक्टर्स थे जिनको देखते हुए जो है वो प्रिंसी स्टेट्स ने अपनी सेशन जो है वो करनी थी। ठीक है, तो कुछ फर्स्ट मसला क्या था, उन प्रिंसी स्टेट्स का मसला था, फिर कनाल वाटर डिस्ट्रीब्यूट था। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया ऑब्वियसली वो पहले एक ही दरिया थे, बाद में अब जो है वो तो नेचुरल वाटर फ्लो है, उसको तो आप बाउंड्री उसकी तो बना ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी कुछ डिस्प्यूट्स उस पर भी आए जो कि 1960 में जो है वो रिजॉल्व हुए बाकायदा तौर पे। दैन रिफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम था कि रिफ्यूजीज़ जो इतनी तादाद में आ रहे थे उनको सेटल डाउन कैसे करना था। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्म्ड एंड मिलिट्री एसेट्स का मसला भी था। सो इन फैक्ट मोस्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स वर डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय इंडिया। सो और ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कौन कर रहा था, इंडिया कर रहा था। आगे हम जब इनको डिटेल्ड में पढ़ेंगे तो आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि जो है वो इंडिया जो है वो डिटेल्ड प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रहा था। सो जो है पाकिस्तान ने जो है इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है अपना मेंटेन फिर भी रखा और सून मर्ज्ड विद द इंडिया, और साथ ही उनको यही लगता था, इंडिया ये सोच के ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, उनको लगा था कि पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा देर तक इंडिपेंडेंट स्टेटस के तौर पे नहीं रह सकेगा और सून जो है वो इंडिया के साथ मर्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, सो ये नेहरू ने कहा था सर जनरल फ्रैंक मैसेवरी को इन 1945 में कि हिज डेलिब्रेट प्लान वुड बी अलाउड टू जिन्ना टू हैव हिज पाकिस्तान and gradually makes things so impossible economically and otherwise for Pakistan that they have to come on their bended knees and ask to be allowed back to India। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारा प्लान यही है कि हम जिना को अपना उसका पाकिस्तान दे दें, लेकिन ग्रेजुअली जो है उनको इकोनॉमिकली हम जो है वो नुकसान देंगे, इकोनॉमिकली उनको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आएंगे कि वो घुटनों के बल जो है वो झुक जाएगा और वापस किसके पास आ जाएगा, इंडिया के पास। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो है वो 70 अबव जो है ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही इंशाल्लाह आगे होगा। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे जी। नेक्स्ट
चॉइस ऑफ कैपिटल एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियसली फर्स्ट प्रॉब्लम वो यही थी कि न्यूली बॉर्न स्टेट थी, सबसे पहले तो उसका कैपिटल फॉर्म करना था, गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना था ताकि उसके सेक्रेटेरिएट्स वगैरह जो है वो कायम की जाए। सो उस टाइम पे कायद-ए-आज़म ने जो है कराची को जो है एज अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जो है वो चूज़ किया। ठीक है, देन कायद-ए-आज़म जो है वो गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के फर्स्ट, और लियाकत अली ख़ान जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने, और कैबिनेट जो है वो एक्सपीरियंस्ड लोगों की जो है उस टाइम पे सिलेक्ट जो है वो की गई थी। ठीक है, और उस टाइम पे कैपिटल जो था वो 1947 से लेकर बेटा 1950 जो है 9 तक जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल क्या था, कराची। उसके बाद 59 में कहाँ शिफ्ट हुआ, पिंडी, और 1960 में बाकायदा तौर पे जो है इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया, और इस्लामाबाद 1960 से अब तक जो है पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। ठीक हो गया, लेकिन पहले पाकिस्तान का कैपिटल क्या था जी, कराची। नेक्स्ट जी अनफेयर बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन। जी ऑब्वियसली 3rd जून प्लान के तहत जो है अंडर द 3rd जून प्लान एक बाउंड्री कमीशन जो उन्होंने कहा था वो बनाया जाएगा, जो कि बाउंड्रीज़ का तयन करेगा। ठीक है, डिसाइड करेगा बाउंड्रीज़ के, पाकिस्तान की बाउंड्री क्या होगी, इंडिया की बाउंड्री क्या होगी। ठीक है, और बंगाल मतलब इट्स जो डिवीज़न जो है वो किस तरह से होगी। तो जी वो बाउंड्री कमीशन जो है वो सेट किया गया उस टाइम पे, और उस बाउंड्री कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या था जी, सर साइरल रेडक्लिफ, जो कि ब्रिटिश लॉयर थे। ठीक है, वो कौन थे जी, वो लॉयर थे, माहिर कानूनदान थे, और उनका नाम था सर रेडक्लिफ। उन्होंने जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, ही मिसयूज्ड हिज पावर एंड हैंडेड ओवर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ लाइक। ठीक है, अब उन्होंने कौन से एरियाज़ जो थे जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी थे, लाइक गुरदासपुर, फ़िरोज़पुर एंड जूनागढ़, ये सारे इसके सारे इंडिया को दे दिए, और इन्हीं इलाकों के थ्रू जो है इंडिया ने जो है वो कश्मीर पे हमला भी किया। सो कायद-ए-आज़म कॉल्ड इट एन अनजस्ट, इनकम्प्रीहेंसिबल एंड इवन परवर्स अवार्ड। सो कायद-ए-आज़म ने उस टाइम पे भी कहा था कि ये बहुत ज़्यादा जो है अनजस्ट कम्प्रीहेंसिबल अवार्ड है, जो कि बिल्कुल भी अनजस्ट है। और रेडक्लिफ ने बाद में ख़ुद अपनी बुक में जो है वो इतराफ़ भी किया था कि उसने जो है वो कांग्रेस के कुछ लीडर्स के कहने पे जो है ये अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की थी, और जिसकी वजह से अभी तक जो है 1947 से टिल 2020 तक वी फेस द इशू ऑफ कश्मीर। ठीक है, हम कश्मीर पे लड़ रहे हैं दोनों मुल्क, तब से लेके अब तक सिर्फ इसकी एक अनजस्ट जो है वो बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। जी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई जी, डिवीज़न ऑफ मिलिट्री एसेट्स। ऑब्वियसली जब डिवीज़न हो गई है तो सिर्फ वो लैंड की डिवीज़न नहीं होनी थी बेटा, जब डिवीज़न हुई है तो उसमें हर चीज़ आपकी रिज़र्व बैंक के अंदर जितने पैसे हैं वो डिवाइड होंगे दोनों स्टेट्स के दरमियान में, आपकी मिलिट्री एसेट्स डिवाइड होंगे, आपकी मिलिट्री डिवाइड होगी, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिवाइड होगा। सो 1 जुलाई 1947 को अनाउंस किया गया कि दैट इंडियन आर्मी वुड आल्सो बी डिवाइडेड इन रेशियो 65-35 इन इंडियाज़ फेवर। इट वाज विद रेफरेंस ऑफ द कम्युनल बैलेंस प्रेजेंट इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। जी क्योंकि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर जो है कम्युनल बैलेंस अगर देखा जाए तो ओबियसली जो है हिंदू ज़्यादा हैं और मुस्लिम्स कम हैं। सो उसी बैलेंस के अकॉर्डिंगली जो है ओबियसली मुसलमानों की तादाद वैसे भी जो है वो एज अ माइनॉरिटी थे, वो कम सब कॉन्टिनेंट में, हिंदूज़ मेजॉरिटी में थे। सो उस लिहाज को देखते हुए जो प्रपोर्शन बनाई गई थी वो 65% जो है वो शेयर इंडिया का था मिलिट्री एसेट्स में, और 35% पाकिस्तान का था। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अब तक कुछ भी ना, वो जो 35% था उसको वो भी ना मिल सका। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो 35% भी जो है वो उसको नहीं मिल सका, क्योंकि उस टाइम पे स्क्रैप एंड आउट ऑफ ऑर्डर मशीन्स, जो ख़राब मशीन्स थी, ब्रोकन वेपन्स, टूटे हुए हथियार थे, अनसर्विसेबल आर्टिलरी एंड एयरक्राफ्ट, जो उनके थोड़े बहुत एयरक्राफ्ट थे वो भी सारे जो हैं वो आउट ऑफ सर्विस थे, वो नहीं चलते थे, ख़राब थे। टोटल 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ थी, जो कि वो भी जो है वो सारी की सारी कहाँ पे आ गई, इंडियन एरियाज़ में, जो कि इंडिया का हिस्सा बने। सो पाकिस्तान को उसके लिए भी 60 मिलियन रुपीज़ जो है वो कहा गया कि शेयर के अंदर बनते हैं, लेकिन वो शेयर भी आज तक पाकिस्तान को नहीं मिला। तो पाकिस्तान डिडंट रिसीव द ड्यू शेयर ऑफ द मिलिट्री एसेट्स टिल नाउ। दिस डिसऑनेस्ट एटीट्यूड पुट पाकिस्तान इनटू ग्रेट डिफ़िकल्टीज़। इस वजह से पाकिस्तान को ऑब्वियसली अपने डिफेंस के लिए मिलिट्री चाहिए, मिलिट्री एसेट्स चाहिए। ठीक है, मैन पावर तो चाहिए मिलिट्री के लिए, आर्म फोर्सेस, लेकिन आपको जो है वेपन्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए, टैंक्स चाहिए, ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान को
नहीं मिला था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जहाँ पे ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं वो भी सारी की सारी जो है वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया के हिस्से में आगे, पाकिस्तान के हिस्से में एक भी नहीं है। उसका शेयर भी उन्होंने जो डिवीज़न उस टाइम पे क्यों 60 मिलियन रुपीज़ जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन वो भी जो है उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के वो भी पाकिस्तान को शेयर ना मिला। नेक्स्ट था जी डिवीज़न ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जी उस टाइम पे जो है रिज़र्व बैंक के अंदर जो है वो टोटल 4 बिलियन रुपीज़ थे, ठीक है, जो कि उनकी डिवीज़न भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो 17 टू इंडिया एंड 5 टू पाकिस्तान की रेशो से हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस रेशो के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के टोटल जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आते थे 750 मिलियन रुपीज़, ठीक है। इनिशियली तो है वो जी डिले बहुत किया गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडियन गवर्नमेंट ने डिले किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर डिले तो किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 200 मिलियन रुपीज़ जो है वो पाकिस्तान को दिए स्टार्ट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ जी, कश्मीर इशू स्टार्ट हो गया और वो अमाउंट जो है वहाँ की वहाँ ही रोक दी गई। और जी ये 200 मिलियन रुपीज़ भी जो है वो कैसे दिए थे, इंडिया ने कहा था, इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे, लेकिन गांधी ने जो है जी वो आन दाना कुछ मतलब खाना पीना अपना बंद कर दिया था, उसको कुछ उसका एक नाम था जी, उन्होंने वो जो है व्रत रखना शुरू कर दिया था, और जिसकी वजह से जी वो इंडिया ने जो वो 200 मिलियन रुपीज़ जो है वो पाकिस्तान को उनका हिस्सा दिया था, वरना वो ये देने को भी तैयार नहीं थे। और अभी भी 500 मिलियन रुपीज़ हमें आज तक जो है वो नहीं मिले, ठीक है जी। रिमेनिंग 50 मिलियन रुपीज़ विल आर स्टिल नॉट पेड, 50 नहीं है 500 आएगा, ठीक है। द मनी वाज पाकिस्तान राइटफुल शेयर, जो कि हमारा एक राइटफुल शेयर था, लेकिन इंडिया डेलिब्रेटली विदहोल्ड्स इट्स बिकॉज दे होप दैट पाकिस्तान वुड बिकम बैंकक्रप्ट, ठीक है। उनको लगा था कि अगर हम ये रकम नहीं देंगे तो पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जी, नेक्स्ट जो है हेडिंग वो है जी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में आएगा जी पाकिस्तान जो है एग्जिस्टेंस में है, इट मोस्टली कंसिस्टेड इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड एरियाज, ठीक है। जो है केपीके का सारा एरिया जो कि उस टाइम पे NWFP था, बलोचिस्तान, ये सारे अंडर डेवलप एरियाज थे। अगर कुछ डेवलप था तो पंजाब के भी मोस्टली अंडर डेवलप एरियाज थे। लाहौर और कुछ मतलब फैसलाबाद और 2-4 सिटीज़ थी जो कि डेवलप थी, और सेम इन द केस ऑफ सिंध। एक तो पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड था और ज़्यादा अंडर डेवलप एरियाज थे हमारे पास, लेकिन एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो भी उस टाइम पे ऑब्सोलेट था, आउटडेटेड था, ठीक है। उस टाइम पुराना सिस्टम जो सारा चल रहा था उसको अपडेट नहीं किया था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी नहीं हो रही थी, ठीक है। एंटायर कैपिटल वाज इन द हैंड्स ऑफ द हिंदूज़, इससे पहले भी जो एंटायर कैपिटल जो है वो हिंदूज़ के हाथों में ही रहा था, मुस्लिम्स के पास इसका इतना इख्तियार नहीं था। सो अनफॉर्चुनेटली द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। जी अगेन जिस तरह ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं वो इंडिया की टेरिटरी में थी, उसी तरह से जो है वो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो थे या बैंक्स जो थे वो सारे भी इंडियन टेरिटरी में ही आ गए। So besides these factors, the technical experts and laborers who operated the industries were all the Hindus. Again, एक तो इकोनॉमिकली अगर आपको जो है डेवलप करना है तो सबसे पहले हमारे पाकिस्तान इन एरियाज़ में एग्रीकल्चर सेक्टर बेस्ट है, तो लेकिन उस टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल वो आउटडेटेड था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोई बैंक्स नहीं थे, ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आए। 2 रीजंस हो गए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। एंड थर्ड रीज़न क्या थी जी, इन फैक्टर्स के अलावा जो है इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हिंदू जो हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाता है आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इंडस्ट्री सेक्टर जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाली लेबर थी, वो सारी भी ज़्यादातर मेजॉरिटी कहती हिंदूज़ थे। मुस्लिम्स जो हैं वो ज़्यादातर जो एजुकेशन में लैग थे, पीछे थे। सो इस वजह से जो है फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ भी उनकी कम थी, ठीक है, क्योंकि आप ओबियसली जब तक पढ़ो लिखोगे नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं आओगे, और ओबियसली जब तक आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं होगी या एक लेबर नहीं होगी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काम करने के लिए, तो आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को भी अच्छे से ना नहीं कर सकते। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो अयूब के एरा में जो है वो सबसे ज़्यादा हुई थी। नेक्स्ट जी इशू ऑफ नेशनल लैंग्वेज, ये हमारा अपना जो है आपस का मतलब लोकल इशू था, इसको इंडिया के साथ हम रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के बाद लैंग्वेज कंट्रोवर्सी जो है वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में शुरू हो गई,
ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो है बिलोंग टू ईस्ट पाकिस्तान डिमांडेड दैट इंस्टेड ऑफ उर्दू बंगाली शुड बी मेड नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जो ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करते थे कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के मेंबर्स, वो यही चाहते थे कि नेशनल लैंग्वेज जो है वो बंगाली हो इंस्टेड ऑफ उर्दू। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी जो है 1947 में सून आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो स्टार्ट हो गई थी। इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए मार्च 1948 में ख़ुद कायद आज़म जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान के वहाँ ढाका यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने स्टूडेंट से एड्रेस करते हुए कहा कि और समझाया कि लैंग्वेज से कुछ नहीं होता एंड उर्दू अलोन वुड बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स जी, अब वो जी इनिशियल प्रॉब्लम्स में इलेक्ट्रिसिटी का क्या इशू था या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट हुए, वो कहते हैं कि ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ टू भारत। एक तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ जो हैं वो भारत को दे दी, जो कि अनफेयर डिमार्केशन थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जो था वेस्ट पंजाब का वो भी जो है डिस्टर्ब ही होते, बिकॉज ऑल पावर स्टेशन वर एट मुंदी अ प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया गिफ्टेड टू भारत। ठीक है, मुंडी जो है वो भारत के अंदर एरिया जो है वो दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, जो कि था तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़, लेकिन वो इंडिया को दे दिया गया, जिसमें कायद आज़म ने कहा कि इफ़ वी आर टू एग्जिस्ट एज अ नेशन वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स विद डिटर्मिनेशन एंड फोर्स। ठीक है, लेकिन कायद आज़म ने कहा कि फिर भी अगर हमें एज अ नेशन जो है वो सर्वाइव करना है तो उसकी वजह से जो हमें ये प्रॉब्लम्स को डिटर्मिनेशन के साथ फेस जो है वो करना पड़ेगा। जी, अनदर प्रॉब्लम इज़ कश्मीर डिस्प्यूट, जो कि किसके साथ थी, इंडिया के साथ। कश्मीर डिस्प्यूट जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है टिल नाउ। ठीक है, कश्मीर जो है वो नेचुरल पार्ट ऑफ पाकिस्तान था, लेकिन एट टाइम ऑफ पार्टीशन 85% ऑफ कश्मीरीज टोटल पॉपुलेशन वाज मुस्लिम। ठीक है, और 85% मुस्लिम थी, लेकिन ओबियसली उनका जो राजा साहब थे, डोगरा रूल था, हिंदू वो थे, सो उसके सीक्रेटली उसने जो है इंडिया गवर्नमेंट के साथ जो है कश्मीर की डिक्लेरेशन जो है वो साइन कर दी, एनेक्सेशन पेपर, और जिसकी वजह से जो है इंडिया ने अपनी आर्म फोर्सेस जो है वहाँ भेज दी। तो यहाँ से भी जो है जहाद के नाम पे मुजाहिदीन पहले गए, फिर पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस गई, फिर 1948 से 49 तक वॉर चलती रही, फिर जो है जी कश्मीर दो में डिवाइड हो गया, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है जी, और इस वजह से जो है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कश्मीर को हासिल करने के लिए उनके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जो है वो लड़ रहा है, लेकिन इंडिया हमेशा जी नॉन कोऑपरेशन ऑफ इंडिया की पॉलिसी लेता है, और कश्मीर का इशू जिसकी वजह से अभी तक जो है वो अनरिजॉल्व है। कैनाल वाटर डिस्प्यूट, ऑब्वियसली पानी का मसला भी था जी, बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन वे डैट इट कट अक्रॉस द रिवर्स एंड कैनाल मेकिंग इंडिया द अपर बेनिफिशरी एंड पाकिस्तान द लोअर बेनिफिशरी। जिसका नुकसान भी पाकिस्तान के हिस्से में है कि अपर ऑब्वियसली कैनाल्स के या रिवर्स के सारे जो फ्लो थे वो इंडिया से होकर पाकिस्तान को आते थे, सो अपर बेनिफिशरी जो है वो इंडिया था एंड लोअर बेनिफिशरी पाकिस्तान था। तो रिवर्स का पानी जो है उस टाइम पे इंडिया से ओरिजिन होकर पाकिस्तान को आता था, और उसने इस पानी को रोक दिया था। 1948 में इंडिया स्टॉप्ड वाटर सप्लाई to Pakistani canals to damage the Pakistani agriculture. However, on 9th December 1960, an agreement called Indus Basin Treaty was signed between the two countries. So ये इशू जो है 1960 में जो है 9 सितंबर 1960 को जो है सॉल्व हुआ था, जिसको जो है सिंध तास माहिदा उर्दू में और इंग्लिश में इंडस बेसिन ट्रीटी जो है वो कहते हैं, और ये वर्ल्ड बैंक ने जो है दोनों के दरमियान जो है वो साइन करवाई थी और इस जो है इस डिस्प्यूट को ख़त्म किया था जी। उसके बाद जी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान की लोकल प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम इंडिया की तरफ से नहीं थी जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट जो है उसको स्टार्ट में जो है पाकिस्तान के इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे जो अडोप्ट किया गया था, और ओबियसली पाकिस्तान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, और वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे और फ्री पीपल के लिए बहुत ज़रूरी था कॉन्स्टिट्यूशन। सो द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज फॉर्म्ड एंड गिवन द टास्क टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। बेटा अब आप लोग ये सारी चीज़ें डिटेल्ड में पढ़ चुके हैं, जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है कि उसमें सारा पढ़ा होगा कि किस तरह से डिले हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, 8 ईयर्स क्यों लगे उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में।
and lack of a permanent constitution created chances of corrupt interference in democratic progress of पाकिस्तान। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 56 में बना और आफ्टर 2 years उसको जो है एब्रोगेट कर दिया। फिर नेक्स्ट 62 में कॉन्स्टिट्यूशन आया सेकंड, और उसको जो है 69 में एब्रोगेट कर दिया। फिर थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में आ गया, जो अभी तक चल रहा है विद 24th अमेंडमेंट। ठीक है जी। तो ये पाकिस्तान की ये सारी प्रॉब्लम्स थी, उसको एंड पे अब हम इसे कंक्लूड करते हैं जी। पाकिस्तान जो है वो फ्री मुस्लिम स्टेट के तौर पे जो है वो आया, लेकिन अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस थे, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं थी। सुप्रीम एफर्ट्स जो कायद आज़म और उनके कोलीग्स ने बनाई ताकि इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। कायद-ए-आज़म के गोल्डन वर्ड्स जो थे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन गिव वे टू पाकिस्तान फॉर अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड वेल डेवलप्ड कंट्री। एंड इन हिज लास्ट मैसेज टू द nation on 14th August 1948, he told the nation, the foundation of your state have been laid and it is now for you to build as quickly and as you can। ठीक है, हमने इसकी बुनियाद तो रख दी है, अब आप इसको जल्द से जल्द जैसे तमीर करना चाहें वो कर सकते हैं। सो कायद-ए-आज़म ने एक और हिस्टोरिक पब्लिक मीटिंग थी, उसमें एड्रेस करते हुए लाहौर में कहा था, इट इज़ नाउ अप टू यू टू वर्क एंड वर्क। ठीक है, ये उन्होंने जो है अपने यंगस्टर्स से कहा था। सो जी, काम और काम करें, एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, तो फिर कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। एंड नेवर फॉरगेट और मोटो यूनिटी, डिसिप्लिन एंड फेथ। ठीक है, यूनिटी से काम करें, उसके अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आएँ, अनऑर्गेनाइज्ड ना हो, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें, और फेथ, यकीन, खुदा पे यकीन बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन तीनों असूलों को अपना लेंगे तो फिर कामयाबी जो है वो आपकी ही होगी। सो ये थी जी सारी पाकिस्तान की इनिशियल प्रॉब्लम्स या डिवीज़न ऑफ एसेट्स की प्रॉब्लम सारी जो है वो इसमें आएंगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जी वो है रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। रिसोर्सेज क्या होते हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी रिसोर्सेज को, कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। अ रिसोर्सेज इज़ अ सोर्स और सप्लाई। ठीक है, वो एक सोर्स है या सप्लाई है फ्रॉम विच बेनिफिट इज़ प्रोड्यूस्ड, जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। टिपिकली जो है रिसोर्सेज और मटेरियल्स, टिपिकली वो क्या होते हैं, कोई मटेरियल होता है और अदर एसेट्स, कोई एसेट्स होते हैं, कोई सासा होता है, that are transformed to produce benefit and in the process may be consumed or made unavailable। ठीक है, कोई मटेरियल है, कोई एसेट है, या उसको जो है फिर ट्रांसफॉर्म करके उससे बेनिफिट लिया जा सकता है, और कुछ ऐसी चीज़ें कंज्यूम उससे बनाई जा सकती है जो कि अवेलेबल ना हो। ह्यूमन पर्सपेक्टिव में नेचुरल रिसोर्सेज एनीथिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, अगर ह्यूमन पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको आपके इन्वायरमेंट से, माहौल से मिलती है, जो आके आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। पाकिस्तान में 4 मेजर रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी, नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती जो रिसोर्सेज है हमारे पास, उनमें क्या है जी, माइनिंग एंड एक्वायरिंग। ठीक है, वर्ल्ड क्लास रिसोर्सेज ऑफ लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट के रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद कोल डिपॉजिट्स एट थर एंड सिंध और थर में कोल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं, और कोल से आपको पता है कि हम लोग जो हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जी प्रोफ्री कॉपर गोल्ड डिपॉजिट्स इन चागी एंड बलोचिस्तान। चागी जी बलोचिस्तान का इलाका है, वहाँ पे कॉपर और गोल्ड के बहुत से रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और कॉपर और गोल्ड दोनों जो है वो ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है। आयरन के डिपॉजिट्स कहाँ हैं जी, दलेबंद, वो भी बलोचिस्तान में। फिर उसके बाद लेड जिंक डिपॉजिट्स इन दुदार, बलोचिस्तान। जिप्सम के रिसोर्सेज जी, जिप्सम, रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, चाइना क्ले एक्सेट्रा इन द इंडस बेसिक।
ठीक है, ऑर्नामेंटल एंड कंस्ट्रक्शन स्टोन्स इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड अबाउट 30 डिफरेंट जेम्स एंड प्रेशियस स्टोन्स डिपॉजिट्स इन द नॉर्दर्न पाकिस्तान। ठीक है जी, वो कहते हैं कि आपको जो है इंडस जिप्सम के रॉक सॉल्ट, ठीक है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट और चाइना क्ले के रिसोर्सेज जो हैं वो मिलेंगे आपको कहाँ से, इंडस बेसिक के पास से। इसके अलावा ऑर्नामेंटल कंस्ट्रक्शन स्टोन्स वो आपको कंट्री में बहुत ज़्यादा वो भी मिलेंगे, और इसके अलावा 30 डिफरेंट जेम्स, वो भी स्टोन्स की बेसिक जेम्स जो होते हैं, स्टोन की टाइप होते हैं, और प्रीशियस स्टोन्स जो हैं डिपॉजिट्स वो आपको नॉर्दर्न पाकिस्तान में मिलेंगे। इसके अलावा मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान में नेचुरल गैस, पाकिस्तान मिनरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस नेचुरल गैस जो फर्स्ट ऑफ 1952 में सिब्बी में जो है वो डिस्कवर पाकिस्तान में की गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान में पेट्रोलियम रिसोर्सेज भी हैं, लाइमस्टोन है, कॉपर, जिप्सम, आयरन और, ठीक है, रॉक सॉल्ट, मार्बल एंड ग्रेनाइट, कोल और क्रोमाइट्स, ये सारे मिनरल रिसोर्सेज जो हैं पाकिस्तान को गॉड गिफ्टेड है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनको यूटिलाइज़ हम नहीं करते, ना इनसे बेनिफिट्स जो हैं वो हासिल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है जी फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। जी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, पाकिस्तान हैज़ 4.01 मिलियन हेक्टर कवर्ड बाय फॉरेस्ट। पाकिस्तान की लैंड का जितना एरिया है उसमें से 4.01 मिलियन हेक्टर, ठीक है, वो एरिया फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ, विच इज़ अबाउट 5% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, जो कि पाकिस्तान की टोटल लैंड एरिया क्या है 5% बनता है। 85% ऑफ दिस इज़ अ पब्लिक फॉरेस्ट, जिसमें से 85%, अब उस 5% में से 85% जो है वो पब्लिक फॉरेस्ट में आते हैं, विच इंक्लूड्स 40% कॉनिफेरस एंड स्क्रब फॉरेस्ट ऑन द नॉर्दर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है, और जिसमें से 40% आपके जो फॉरेस्ट है वो कौन से हैं, कॉनिफेरस और स्क्रब फॉरेस्ट हैं, जो कि आपके नॉर्दर्न हिल एरियाज़ और माउंटेन्स पे जो है वो पाए जाते हैं। अब ये फॉरेस्ट जो है वो ओबियसली इट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पाकिस्तान इकोनॉमी बाय एम्प्लॉइंग 500,000 पीपल, ठीक है, जो कि 500,000 पीपल को एम्प्लॉय करते हैं, फुलफिल्स 1/3 ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स, हमारे एनर्जी नीड्स को भी पूरा करते हैं। फॉरेस्ट एंड रेगुलेंट्स सपोर्ट अबाउट 30 मिलियन हर्ड्स ऑफ लाइफ स्टॉक, ठीक है, आपके हर्ड्स को लाइफ स्टॉक जानवरों के भेड़ जो पाले जाते हैं, जानवर पालतू जानवर, उनके भेड़ों को भी 30 मिलियन जो है वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी खुराक वहाँ से आती है। फिर आपको बारिश जो है वो बरसाते हैं, आपकी मिट्टी के बहाव को रोकते हैं, जो फॉरेस्ट हैं, दरख्त हैं। इनके अलावा जो है वो आप इनकी लकड़ी से जो है वो फर्नीचर बनाते हैं, इनसे पेपर बनता है। सो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट की, ठीक है। तो इस वजह, लेकिन ये है कि अगर आप इनको जो है इनसे लकड़ी ले रहे हैं, इनको उतार रहे हैं, कम कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन, तो साथ साथ जो है और दरख्त मज़ीद भी उगाना ज़रूरी है। आपके इन्वायरमेंट को साफ़ रखते हैं, आपकी हवा को साफ़ रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज्ब करते हैं, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सो जो है फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। जी अब पाकिस्तान के अंदर जो है इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट जो हैं वो कहाँ पे, या उनकी नेशनल इकोनॉमी के अंदर किस तरह से जो है वो अपना जो है पार्टिसिपेशन करें। जी रॉ मटेरियल फॉर पेपर्स के लिए स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स गुड्स जो बनती हैं सारी, सिल्क, फर्नीचर एंड टैनिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है, उनके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, आपके फॉरेस्ट से। मेडिकल हब्स एंड सीड्स फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वहाँ से हब्स और सीड्स लेती हैं मेडिकल। रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज़म एंड कैंपिंग, ठीक है, आपकी टूरिज़म जो है वो लोग दूर दूर से आपके यहाँ पे आते हैं आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में। टिम्बर वूल फॉर फायर, रिड्यूस फ्लड्स इंटेंसिटी, ठीक है, इसकी वजह से जो है सैलाब का बहाव कम होता है। इंक्रीज़ फर्टिलाइज़र ऑफ लैंड, आपकी लैंड से फर्टिलाइज़ करते हैं। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। रेन कॉजेज़, मैंने आपको बताया। कंट्रोल सॉइल एरोजन, ठीक है, मिट्टी को भी जो है वो उसकी इरोजन को ख़त्म कम करते हैं।
कंट्रोल करते हैं। फूडर फॉर कैटल्स के लिए खुराक का सबब है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये ऊपर भी आ गया था। केमिकल्स सच एज टर्पेनटल ऑयल, वो वहाँ से निकलता है। लीव्स फॉर फॉरेस्ट प्रोवाइड नेचुरल फर्टिलाइज़र, और इनके लीव्स पे हैं वो भी फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होते हैं, जंगलात में से जो मिलते हैं। फॉरेस्ट आर ग्रेट सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, नेचुरल ब्यूटी एंड अट्रैक्शन, ऑब्वियसली ये तो है जी। उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी, पाकिस्तान से इकॉनमी जो है वो ग्रोइंग कर रही है एट एवरेज रेट ऑफ 7.6% पर एनम, लेकिन एट प्रेजेंट मीट्स इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ओवर 75% फ्रॉम डोमेस्टिक रिसोर्सेज, और उसका 75% जो है हम अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज से ही पूरा जो है वो कर रहे हैं। अराउंड 50.4% ऑफ इस एनर्जी नीड्स इट्स मीट बाय द इंडिजिनियस गैस, जिसमें से 50.4% जो है हम अपनी गैस रिसोर्सेज से पूरा कर रहे हैं। 28.4% बाय डोमेस्टिक एंड इम्पोर्टेड ऑयल, 28.4% जो है वो हम अपने डोमेस्टिक और कुछ बाहर से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं उससे, एंड 12% बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हम वाटर से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। कोल एंड न्यूक्लियर कंट्रीब्यूशन टू एनर्जी यूज़ इज़ लिमिटेड टू 7% एंड 1% रिस्पेक्टिवली, मीन्स के 7% कोल से एंड 1% जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से। जी, मेन रिसोर्सेज क्या है एनर्जी के? फॉसिल फॉइल्स, उनमें कोल, नेचुरल गैस एंड CNG, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रो पावर, जो कि पानी से, सोलर पावर, सन से, थर्मल एनर्जी, ठीक है, इंजन, भाप से, वो भी पानी की टाइप। नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर जो है हमारी। इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी क्या है जी? ऑब्वियसली कोई इंडस्ट्री जो है वो पावर एनर्जी के बगैर रन नहीं हो सकती। ऑल मशीन्स रिक्वायर एनर्जी टू ऑपरेट देम, ठीक है, उनको बिजली चाहिए ही चाहिए है। नो एग्रीकल्चर मशीन कैन फंक्शन विदाउट इट। अब तो एग्रीकल्चर जो है वो भी मशीन्स जो हैं वो इसके बगैर नहीं चलेंगे एनर्जी के। ट्यूबवेल्स आपके, ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, थ्रेशर्स, ये सबको एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी डीजल और पेट्रोल से चलता है। कोई ट्रांसपोर्ट या आपकी कम्युनिकेशन सर्विस जो है, ट्रक्स, कार्स, रेलवेज़, एरोप्लेन, ये भी जो है विदाउट एनर्जी, पेट्रोल या डीजल के काम नहीं करते। सो डोमेस्टिक अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स, टेलीविज़न, फ्रिज, जूसर, ब्लेंडर, ये सारे भी जो है आपके एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर जो है फंक्शन नहीं कर सकते। सो ये इंपॉर्टेंट थे जी। नेक्स्ट है जी, रिकमेंडेशंस क्या क्या होंगी अपनी एनर्जी, हमारे रिसोर्सेज को जो है प्रिजर्व करने की, उनको यूटिलाइज़ करने के लिए। इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोमेटिक शट ऑफ द लाइटनिंग, ताकि एनर्जी ज़ाया ना हो। यूज़ ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल्स इन बिल्डिंग, ठीक है। यूज़ ऑफ ग्लेज्ड ग्लास एट बिल्डिंग फेसेस, टू प्रमोट एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर द ग्रीनिंग ऑफ पाकिस्तान एंड इस्टेब्लिशिंग एनवायरमेंटल पीस, ठीक है। आपको इन्वायरमेंटल जो है एजुकेशन भी लोगों को देनी चाहिए। इसके अलावा सिंपल लाइफस्टाइल जो प्रमोट करना चाहिए ताकि लोग जो है सोसाइटी में सेविंग्स करें, इन्वेस्टमेंट करें, ताकि इकोनॉमिक वेलफेयर हो। मीडिया की बेटरमेंट जो है टू कंपेन थ्रू मीडिया, ये मीडिया के थ्रू कंपेन करनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। दैन न्यू पॉलिसीज़ जो हैं वो क्रिएट करनी चाहिए ताकि जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कन्वर्सेशन उनकी भी हो सके। एंड डेवलप नेटवर्किंग विद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जी, एंड पे आप इसको कंक्लूड कैसे करेंगे रिसोर्सेज को? जी, ऑब्वियसली जो है गॉड हैज़ गिफ्टेड अस विद ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, और कंट्री इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज आर necessary for national development, and natural resources are very important for the development and prosperity of any country। यही नहीं सिर्फ पाकिस्तान, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए या प्रोस्पेरिटी के लिए ये ज़रूरी है। Important thing is that law to utilize them for the welfare of the human beings and development of the country economically, ठीक है, लेकिन हमें यूटिलाइज करना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान द पॉपुलेशन पाकिस्तान इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली एंड इट इज़ वेरी गुड साइन दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वर्किंग हार्ड सिंसियरली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, एंड गवर्नमेंट इज़ आल्सो वर्किंग फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान, एंड वी शुड हैव टू यूज़ द नेशनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम to develop our country so we can achieve an important position in the वर्ल्ड। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका कंक्लूजन ये कि हमें इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ताकि वर्ल्ड के अंदर हमारा अच्छा इमेज जो है वो बन सके। ठीक है जी, ये आपका आज सिलेबस जो है वो ख़त्म हो गया।
अब कोई भी इससे रिलेटेड मसला है, कोई इशू है, तो हम इजीली जो है वो डिस्कस कर सकते हैं इसको। ठीक है, हम जूम पे मीटिंग कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप मेरे साथ उसके लिए टाइम सेट करें और हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आपका सिलेबस कवर हो गया है। खुदा हाफिज़।